नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। न्यूज 18 स्पेशल में आज बात करेंगे एक ऐसी सड़क की जिसे भारत का अंतिम सड़क कहा जाता है। धनुषकोडी को भारत की अंतिम भूमि के रूप में जाना जाता है और यहां एक ऐसी सड़क मौजूद है जिसे भारत की अंतिम सड़क भी कहते हैं। धनुषकोडी के इस सड़क से श्रीलंका केवल 31 किलोमीटर दूर है और स्पष्ट रूप से दिखाई भी देता है। धनुषकोडी को एक धार्मिक स्थान के रूप में भी देखा जाता है जिसका संबंध भगवान राम से है। ये रिपोर्ट देखिए। वो जगह जहां खत्म हो जाती है भारत की भूमि, वो जगह जहां से शुरू होता है समंदर का शोर, वो जगह जहां बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का होता है मिलन, भारत की मुख्य भूमि का आखिरी छोर जिसे धनुषकोडी के नाम से जाना जाता है, वो जगह जहां भगवान राम ने अपने कदम रखे थे, जहां भगवान राम ने लंका तक पहुंचने के लिए समंदर के सीने पर सेतु का निर्माण कराया था। वहां से समंदर का अधिकार शुरू होता है, मतलब कि भारत की भूमि धनुषकोडी में आकर खत्म होती है। और न्यूज 18 की टीम इस समय धनुषकोडी में है। धनुषकोडी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, मतलब बंगाल की खाड़ी है, और दूसरी तरफ इंडियन ओशन है, मतलब हिंद महासागर है। कुल मिलाकर जो रामेश्वरम से जो सफर है तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर का ये सफर है, ये सीधा सफर है और इस पूरे सफर में हिंद महासागर और बे ऑफ बंगाल दोनों आपके साथ चलते हैं। धनुषकोडी भारत का आखिरी गांव पाक जल संधि में बालू के टीले पर सिर्फ 50 गज की लंबाई में बना विश्व का सबसे पतला स्थान है। धनुषकोडी को हिंदुस्तान की सीमा का आखिरी लैंड भी कहा जाता है, जहां आकर भारत की भूमि खत्म हो जाती है और यहां से समंदर के पानी की लहरों का शोर साफ सुनाई देता है। धनुषकोडी वास्तव में हिंदुस्तान की सीमा का जो जमीन है, जो भूमि है, वो आखिरी है। और हम इस समय न्यूज 18 की टीम मौजूद है आपको हिंदुस्तान की आखिरी सीमा, जहां से श्रीलंका सीधे शुरू होता है, समंदर की शुरुआत होती है और हिंदुस्तान की भूमि खत्म होती है। कुल मिलाकर धनुषकोडी हिंदुस्तान का आदि भी है और अंत भी, और ऐतिहासिकता को बिल्कुल समेटे हुए है। रामेश्वरम से 25 किलोमीटर दूर स्थित धनुषकोडी का धार्मिक महत्व काफी ज्यादा है। धनुषकोडी वो जगह है जहां भगवान राम और उनकी सेना ने रावण को लंका में प्रवेश करने के लिए राम सेतु का निर्माण कराया था। भारत में रामेश्वरम द्वीप को श्रीलंका के मन्नार द्वीप से जोड़ने वाले इस पुल को एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। अभी धनुषकोडी और श्रीलंका के बीच रेतीले तट का एक सुंदर खंड भी देखा जा सकता है। बता दें कि धनुषकोडी की जो ऐतिहासिक जो इसका महत्व है, ये बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि यहाँ से पुल बनाने का काम शुरू हुआ था और पुल को बनाया था नल और नील, जो दो इंजीनियर थे, उन्होंने बनाया था पुल को। और पुल को बनाने के लिए यही समंदर, जो आप समंदर की लहरें देख रहे हैं, इसी समंदर पर पुल बनाने का काम शुरू हुआ। और जैसे जैसे आप यहाँ पर अगर आप रामेश्वरम से धनुषकोडी आना चाहते हैं तो समझिए कि एक तरीके से जो रास्ता है, जो जमीन है, वो जमीन सिकुड़ती हुई नजर आती है। और जब जमीन करती है तो एक जगह पर ये राउंड सर्किल धनुषकोडी बिल्कुल धनुष के आकार का, बिल्कुल धनुष के आकार का है। आप देखेंगे कि यहाँ पर आके राउंड सर्किल बन जाता है। इस जगह का नाम धनुषकोडी रखने के पीछे की कहानी भी भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है। कथाओं के अनुसार लंका से लौटते समय भगवान राम ने अपने धनुष के सिरे से इस पुल को नष्ट कर दिया था, जिसकी वजह से इस जगह का नाम धनुषकोडी पड़ा, जिसका मतलब धनुष का अंत होता है। इंडिया का लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे लैंड खत्म होके फिर सी स्टार्ट हो जाता है। एक तरफ इंडियन ओशन है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ से कुछ ही किलोमीटर्स दूर पे श्रीलंका स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब एक एक्साइटमेंट था कि जहाँ पे लैंड और सी मीट। धनुषकोडी को भारत की अंतिम भूमि कहा जाता है। यहाँ से पड़ोसी देश श्रीलंका की दूरी महज 31 किलोमीटर है, जो कि यहाँ से खड़ा होकर देखने पर दिखाई देता है। और यहाँ से
13 नॉटिकल मील की दूरी पर श्रीलंका है और कहा जाता है कि बगल में ही यहाँ से जो हम आपको बताने जा रहे हैं से सुर्ख आप चौंक जाएंगे। थोड़ी ही दूरी में यहाँ पर से राम सेतु है। राम सेतु यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है, लेकिन वो सैटेलाइट पिक्चर्स आप देख पाएंगे समंदर वहाँ पर छिछला है। मतलब कि राम सेतु जिसके बारे में कहा जाता है कि श्री राम ने अपना लंका को लेकर जो अभियान है यहीं से शुरू किया था। कभी वीरान रहने वाली ये जगह आज पर्यटकों से गुलजार रहता है। देश और दुनिया भर से पर्यटक यहाँ आते हैं, जहाँ की भूमि धनुष के आकार की है। यहाँ से समंदर में मौजूद राम सेतु के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। ये मट्टी है ना, मट्टी, ये मट्टी का अंदर से राम सेतु, वो ये राम सेतु पानी आएगा। वो वंस अपॉन ए टाइम है हियर टू अदर्स के जाने का रोड है ना, ये पूरा पानी आएगा। धनुषकोडी में भले ही जमीन आकर सिकुड़ जाती है, लेकिन इस जगह का महत्व उतना ही विशाल है, फिर चाहे वो धार्मिक रूप से हो या फिर सामरिक रूप से। आज ये जगह पर्यटकों के लिए पसंदीदा जगह है। इस जगह पर हर दिन हजारों की संख्या में देश और विदेश से लोग आते हैं, जहां से समंदर का सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। धनुषकोडी से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं देश के पहले राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। बिहार के सिवान जिले में स्थित जीरादेई गांव में आज भी उनकी यादों को सहेज कर रखा गया है। इस गांव में घुसते ही आपको ये एहसास हो जाएगा कि आप देश के पहले राष्ट्रपति के गांव में हैं। और इस गांव के लोग जब भी बाहर जाते हैं तो बड़े ही गर्व से बताते हैं कि वो उस गांव के रहने वाले हैं जहां देश के पहले राष्ट्रपति का जन्म हुआ। हालांकि गांव के लोगों का ये कहना है कि देश के पहले राष्ट्रपति के गांव के रूप में जितना विकास होना चाहिए था उतना हुआ नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत मां के वीर सपूत, देश के पहले राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति जिनके नाम सबसे लंबे वक्त तक राष्ट्रपति बने रहने का रिकॉर्ड भी है। वो 1950 से लेकर 1962 तक देश के राष्ट्रपति रहे। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 900 किलोमीटर और सिवान से 12 किलोमीटर दूर ये है जीरादेई गांव, जहां राजेंद्र बाबू का जन्म हुआ था। इस गांव में जगह जगह आपको देश के पहले राष्ट्रपति की निशानी देखने को मिल जाएगी। न्यूज़ 18 की टीम देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गांव जीरादेई पहुंची है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक घर है। यहीं पे पले पढ़े और बड़े हुए, देश के प्रथम राष्ट्रपति बने, उन्हें भारत। इस गांव को देश का पहला राष्ट्रपति देने का गौरव प्राप्त है। गांव के लोग अपने आप को ये कहते हुए गर्व महसूस करते हैं कि वो उस गांव से है जिस गांव में देश के सबसे पहले राष्ट्रपति का जन्म हुआ था, जिन्हें भारत रत्न ही नहीं देश रत्न की उपाधि दी गई है। यहाँ के ग्रामीण अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इन्हें गर्व होता है कि हम उस गांव के रहने वाले हैं जो गांव देश के प्रथम राष्ट्रपति देने को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जब ये लोग बाहर जाते हैं और लोग पूछा जाता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, ये गर्व से कहते हैं मैं देश के प्रथम राष्ट्रपति के गांव जीरादेई के रहने वाले हैं। जीरादेई गांव में आज तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। जीरादेई में ही रेलवे स्टेशन से लेकर स्कूल, अस्पताल, कॉलेज मौजूद है। गांव वाले भी मानते हैं कि गांव का विकास तो हुआ है, लेकिन ग्रामीणों का मानना है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति के गांव का विकास जिस तरह से होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं है। दूर दूर से लोग यहाँ पे इस पावन धरती को देखने के लिए आते हैं और देख करके उनको बहुत अच्छा होता है। लेकिन एक मन में कसक रहती है, दुख रहता है कि जिस हिसाब से यहाँ पे विकास होना चाहिए था, इस गांव का सौंदर्यीकरण होना चाहिए था, वो हो नहीं पाया। अब इसकी देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की याद में जीरादेई गांव को पर्यटन स्थल घोषित किया गया है, जहां उनके घर में उनकी यादों को संजो कर रखा गया है। गांव की जिन गलियों में उनका बचपन बीता, जिस स्कूल में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, उन निशानियों को आज भी साफ तौर से देखा जा सकता है। बहुत गर्व महसूस होता है कि हम उनके गांव के रहने वाले निवासी हैं
और हमारे दादाजी कहते थे कि उन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत ही संघर्ष किया है, तब जाके हमारा देश आज़ाद हुआ है। राजेंद्र बाबू के इस घर को लोग न सिर्फ उनके जन्म स्थान के लिए जानते हैं, बल्कि ये घर देश की आजादी के मतवालों के लिए एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था, जहां देश को अंग्रेजों की बेड़ियों से आजाद कराने की रणनीति बनती थी। इस घर में महात्मा गांधी से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित कई महापुरुषों का एक महत्वपूर्ण ठिकाना हुआ करता था। राजेंद्र बाबू के टाइम में यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल आए थे, विनोबा भावे आए थे और गांधी महात्मा गांधी 2 बार आए थे यहाँ, और जितने महान लोग थे सब लोग आए। इस गांव के लोग बाहर जाने पर गर्व से बताते हैं कि वो देश के प्रथम राष्ट्रपति के गांव के रहने वाले हैं, उसी गांव के जहां राजेंद्र बाबू का बचपन बीता। हम लोग के बहुत गर्व है, खुशी है कि हम लोग भी जीरादेई के निवासी है, पड़ोसी है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने, उसके बाद भारत रत्न मिला, तो हम लोग का हर्ष और खुशी की बात है। और इन्हीं का देन है कि आज जीरादेई के क्षेत्र में विकास हुआ इस धरती पर। यहाँ के स्टूडेंट गर्व से बताते हैं कि वो उसी स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ कभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पढ़ा करते थे। हालांकि छात्र मानते हैं कि गांव का और भी ज्यादा विकास होना चाहिए था, ताकि गांव में घुसते ही लोगों को एहसास हो कि ये देश के पहले राष्ट्रपति का गांव है। और हम लोगों को बहुत ज्यादा खुशी होती है, लेकिन यही बात है कि आज तक सरकार उनके प्रति जो होना चाहिए यहाँ जीरादेई में, वो आज तक सरकार नहीं कुछ कर पाई। राजेंद्र बाबू हमेशा सादा जीवन उच्च विचार वाले व्यक्ति थे। जब वो राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार गांव आए थे तो ग्रामीणों ने उनके स्वागत में स्टेशन से गांव तक कालीन बिछा दी थी, लेकिन जैसे ही राजेंद्र बाबू को इसकी जानकारी हुई, उन्होंने तुरंत उसे हटवा दिया था। तय करते थे कि जब ये आए थे पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद, तो जीरादेई स्टेशन, जो उस समय भंटा पोखर स्टेशन के नाम से जाना जाता था, वहां से लेकर इनके घर तक कालीन बिछाया गया था और गाड़ी से उनको आना था, लेकिन उन्होंने वहां से सारा कालीन हटवा दिया और सारी अपनी सुरक्षा व्यवस्था को बोल दिया कि आप लोग साइड हो जाइए, ये हमारे अपने लोग हैं, इन लोगों से हमको। देश के प्रथम राष्ट्रपति की यादें आज भी आपको जीरादेई गांव की हर गली में देखने को मिल जाएगी। गांव में उनकी निशानियों को देखकर आज भी गांव में उनके होने का एहसास महसूस किया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए जीरादेई से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं झारखंड की, जिसे कुदरत का आशीर्वाद मिला हुआ है। इस राज्य की प्राकृतिक सुंदरता, हरे भरे जंगल यहाँ की पहचान है। हजारीबाग में चारों तरफ साल के पेड़ का घना जंगल है, जो कि यहाँ के ग्रामीणों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये जंगल यहाँ की सैकड़ों परिवार के लिए रोजी रोटी का साधन है, लेकिन ग्रामीणों के लिए ये वरदान अब साल के पेड़ों के लिए शाप बन गया है। हर दिन कटते साल के पेड़, खत्म होते पौधे साल के पेड़ के अस्तित्व पर सवाल उठाने लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड की पहचान यहाँ के जंगल, हरियाली और शुद्ध वातावरण से है। यहाँ के जंगलों में ज्यादातर पेड़ साल के हैं, जिसे सखुआ भी कहा जाता है। यही वजह है कि सखुआ का पेड़ झारखंड के राजकीय पेड़ भी हैं। ये पेड़ कई मायनों में बेहद खास हैं। लोगों के लिए ये पेड़ उनकी रोजी रोटी का साधन है, लेकिन अब इस पेड़ की खासियत ही उनके अस्तित्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। झारखंड का हृदय जंगलों को कहा जाता है, लेकिन आज हम उसी जंगल में आए हुए हैं जहां पर सर्वाधिक साल यानी सखुआ का पेड़ पाए जाते हैं। लेकिन इन दिनों की अगर बात करें तो इन सखुआ का पेड़ का जो है वो अस्तित्व खतरे में बताया जा रहा है। बता दें कि आए दिन जो है इसी सखुआ पेड़ की जो है लोग कटाई करते हैं और कहीं ना कहीं जो है जंगलों को बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। हजारीबाग के आसपास के घने जंगलों में बड़ी संख्या में साल के पेड़ मौजूद हैं। यहाँ के ग्रामीण इन साल के छोटे छोटे पौधों के पत्ते तोड़कर उसे बाजार में बेचते हैं।
छोटे पौधों को तोड़कर उसका दातुन बनाकर बाजार में बेचते हैं, जिसकी वजह से नए पेड़ नहीं हो पा रहे हैं, जिससे पर्यावरणविद काफी चिंतित हैं। सखुआ को बचाए रखने के लिए जंगल में एक तो उसको काटे नहीं, और मान लीजिए अगर कट भी गया है तो उसका जो ठूंठ नीचे बचा हुआ है उसको छोड़ देने से फिर उसमें नए कोपल निकल के और नया पौधा तैयार हो जाता है। और जो जंगल में गिरते हैं पत्ते उनको नहीं हटाना चाहिए। पर्यावरणविद का कहना है कि कई बार निजी फायदे के लिए ग्रामीण जंगल में आग लगा देते हैं, जिससे जंगल में साल के नए पौधे नहीं उग पाते हैं। अन्य वृक्ष की अपेक्षा यह जो वृक्ष है काफी दुर्लभ माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जब पेड़ से इसके दाने धरती पर गिरते हैं तो एक सप्ताह के अंदर अगर वह दाना उग आता है तो फिर अच्छा है, या फिर वह जो दाना है बर्बाद हो जाते हैं। इस वजह से जो है यह पेड़ काफी दुर्लभ माना जाता है। वन विभाग अब इसको लेकर काफी चिंतित है, क्योंकि इस तरह के साल के पौधे को संरक्षित करना बेहद मुश्किल है। वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की है कि वो छोटे पौधे न तोड़ें, न ही जंगल में आग लगाएं। अगर ऐसा होता तो धीरे धीरे साल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जो टीनी पौधा है जो सीडलिंग स्टेज में है उसका उपयोग लोग दतमन में कर लेते हैं, और जब थोड़ा सा बड़ा वो होता है तो उसका उपयोग ग्रामीण लोग अपना पोल उल में यूज कर लेते हैं। तो उन लोग से यही अपील करना है कि इसको संरक्षित करें। सखुआ एक रेयर स्पीसीज है और इसको हम लोग पौधा में नर्सरी में उपयोग करके पौधारोपण नहीं कर सकते हैं। दरअसल हजारीबाग के जंगल यहाँ की ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजी रोटी का एक बड़ा साधन है। वो पूरी तरह इसी जंगल पर निर्भर हैं, लेकिन इसका भुगतान जंगल को भुगतना पड़ रहा है। सखुआ का पेड़ एक समझ लीजिए तो आदिवासी के लिए और हम लोग के लिए भी पूजनीय है, जिसमें इसको सोहराय बोलते हैं, सरहुल बोलते हैं, उसमें पूजा भी जाता है। लेकिन यहाँ है कि अनेकों लोग देखते हैं कि सखुआ के पेड़ काटे जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। हम लोग भी बहुत कहते हैं कि डांटते दबाव भी करते हैं कि सखुआ का पेड़ नहीं काटा जाए, अच्छी चीज़ है, पूजनीय चीज़ है। हम लोग का जो है पूर्वज इनको बचाते आ रहे हैं, उस तरह से हम लोग बचाएं। हजारीबाग की पहचान यहाँ के साल वृक्ष से है, जिसे बचाने के लिए वन विभाग लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है, क्योंकि अगर इसी तरह से साल के छोटे छोटे पौधों को ही खत्म कर दिया जाएगा तो एक वक्त ऐसा आएगा जब साल का पेड़ पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इसीलिए इसे बचाने की जिम्मेदारी न सिर्फ वन विभाग की है बल्कि ग्रामीणों की भी है। हजारीबाग से न्यूज़ 18 के लिए सुशांत सोनी की रिपोर्ट। और अब बात बॉलीवुड की करते हैं, जहां सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद अब उनके स्वास्थ्य पर सवाल उठने लगे हैं। सैफ अली खान को 5 दिन के बाद लीलावती अस्पताल से छुट्टी मिली, पर उनके स्वास्थ्य को लेकर सियासत शुरू हो गई, क्योंकि सरकार और विपक्ष दोनों के नेताओं ने सैफ की सेहत को लेकर के सवाल खड़े कर दिए हैं। इतना ही नहीं, शिवसेना नेता नीतीश राणे ने सैफ अली खान को लेकर विवादास्पद बयान भी दे डाला। ये रिपोर्ट देखिए। कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला असं टुन नाचतंय ते। जब तक सैफ अली खान लीलावती अस्पताल के इस गेट से बाहर नहीं निकले, सभी सैफ अली खान के प्रति अपनी संवेदनाएं दिखा रहे थे। लेकिन जैसे ही सैफ अली खान अस्पताल से डिस्चार्ज होकर बाहर निकले, हाथ में बैंडेज, गले में पट्टी थी, पर चेहरे पर मनमोहक मुस्कान थी, और यही मुस्कान लोगों को खटक गई। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने तो सैफ अली खान को लेकर विवादास्पद बयान दे दिया। बघा त्या बांगलादेश पहिले काय करतात त्या मुंबईमध्ये, त्या सैफ अली खानच्या घरात घुसले, म्हणजे नालायक बघा किती आहेत. पहिले फक्त नाक्यावर उभं राहायचे, आता घरात घुसायला लागलेले आहे. कदाचित त्याला घेऊन जायला आले असतील, हे घाट लेके जाऊ आम्हाला जायला. तो एवढा तो असा बाहेरून चालत होता, मलाच संशय राहिला का घरात चाकू मारला की ह्यांनी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला, असं टुन करून नाचतंय ते. नीतीश राणे इतने में नहीं रुके। नीतीश राणे ने सैफ की सेहत को लेकर जताई जा रही संवेदनाओं को लेकर विपक्ष को भी घेरा और दावा किया कि विपक्ष को हिंदू कलाकारों की जान की परवाह नहीं है। कुठल्या शाहरुख खान असेल,
पण कुठल्या हिंदू कलाकारावर, कुठल्या त्या सुशांत सिंग राजपूतवर काय झालं, तो तुझ्या मुंबऱ्याच्या जितो नायवाला बिळाच्या बाहेर. नीतीश राणे से पहले शिवसेना नेता संजय निरुपम ने भी सैफ की सेहत को लेकर सवाल खड़े किए थे. जिस तरीके से डॉक्टरों ने बताया था कि जब सैफ अली खान पे हमला हुआ तब उनके पीठ में 2.5 इंच का चाकू घुसा हुआ था. फिर और ऑटो वाले ने बताया कि वो लहूलुहान अवस्था में हॉस्पिटल पहुंचे थे और उसका डॉक्टर ने बताया कि 6 घंटे तक उनका ऑपरेशन चला था. उसके बाद 4 दिन के अंदर एक व्यक्ति इतना फिट होकर के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ सकता है क्या? ये एक निर्दोष प्रश्न है. वहीं शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने भी मामले में चुटकी ली थी. वो कमाल है कह रहे हैं संजय निरुपम ट्वीट करके. अब ये मेडिकल चमत्कार है, तो मैं उनकी जो स्वास्थ्य है उनके लिए मैं शुभकामनाएं दूंगा. हमारे देश के अच्छे कलाकार है, मंसूर अली खान पतौड़ी के बेटे हैं, करीना कपूर के हस्बैंड है, तैमूर के पिताजी है, तो स्वस्थ रहे. चाकू कितना भी अंदर घुसा हुआ आदमी जिंदा है और अपने पैरों पर चलकर घर जा रहा है. ये हमारी लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों की एक चमत्कार किया वो लोगों ने. ऐसा संजय निरुपम के बयान से फिलहाल पार्टी ने किनारा कर लिया है. इसे उनका निजी बयान बताया है, लेकिन नीतीश राणे को लेकर पार्टी का क्या रुख रहता है ये देखना होगा. सैफ अली खान पर हमले के बाद अब फिल्म जगत के 4 बड़े कलाकारों को धमकी से फिर एक बार बॉलीवुड में दहशत फैल गई है. पाकिस्तान से ईमेल के जरिए एक्टर कपिल शर्मा, राजपाल यादव, सुगंधा मिश्रा और इसके साथ ही कोरियोग्राफर रेमो डिसोजा को जान से मारने की धमकी दी गई. धमकी भरे ईमेल के आखिर में विष्णु लिखा है, जिससे धमकी के पीछे लॉरेंस विश्नोई गैंग के होने का शक जताया जा रहा है. धमकी वाले ईमेल से दहशत में बॉलीवुड. फिर गैंगस्टर के निशाने पर सेलिब्रिटी. पाकिस्तान से भेजा गया धमकी वाला ईमेल. कपिल शर्मा, राजपाल यादव, रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को धमकी. ये खबर चमक दमक से भरी फिल्मी दुनिया को एक बार फिर सन्न कर रही है. पाकिस्तान से आए एक ईमेल ने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में दहशत फैला दी है. कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा, राजपाल यादव, सुगंधा मिश्रा और मशहूर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को जान से मारने की धमकी दी गई है. धमकी भरा ये ईमेल पाकिस्तान से भेजा गया है. इस ईमेल के अंत में विष्णु लिखा हुआ है, इसलिए आशंका जताई जा रही है कि इसके पीछे लॉरेंस गैंग का हाथ हो सकता है. और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर इस ईमेल के जरिए क्या धमकी दी गई है. ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है. तुम्हारी सभी एक्टिविटी पता है. अगले 8 घंटे में जवाब की उम्मीद. जवाब नहीं मिला तो गंभीर अंजाम भुगतना होगा. ये धमकियां न सिर्फ सितारों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, बल्कि पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता की लकीर जरूर पैदा कर रहे हैं. क्या गैंगस्टर के निशाने पर बॉलीवुड सितारे आसान निशाना बन रहे हैं? फिल्म जगत से जुड़े इन 4 लोगों को धमकी ऐसे वक्त में दी गई है जब पहले ही अभिनेता सलमान खान के घर पर न सिर्फ फायरिंग हो चुकी है, बल्कि कई बार उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा चुकी हैं. सलमान के करीबी बाबा सिद्दीकी का मर्डर भी इन्हीं धमकियों के बीच हुआ है, जबकि 16 जनवरी को ही अभिनेता सैफ अली खान को जान से मारने की कोशिश की गई. फिलहाल इन नई धमकियों के बाद जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक अपराध की दुनिया
फिल्म जगत के लिए चुनौती बनी रहेगी। कब तक दहशत का ये साया मंडराता रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।